नमस्कार और स्वागत है द डीप डाइव में। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो किसी खजाने के नक्शे की तरह हैं। मतलब भारत के हजारों साल के इतिहास, भूगोल और अर्थव्यवस्था के सुराग बिखरे हुए हैं। प्राचीन सभ्यताओं के नोट्स से लेकर आज की आर्थिक नीतियों तक सब कुछ है। तो हमारा काम है इन बिखरे हुए सुरागों को जोड़कर भारत की एक बड़ी दिलचस्प कहानी को समझने की कोशिश करना। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और यहाँ सबसे फैसिनेटिंग बात पता है क्या है कि ये सारे टुकड़े मिलकर एक दूसरे से कैसे बात करते हैं। सोचिए, एक तरफ सिंधु घाटी के लोग हैं जिन्हें लोहे के बारे में पता तक नहीं था, और दूसरी तरफ आज हम लॉन्च व्हीकल से सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज रहे हैं। ये जो सफर है ना, यही अपने आप में एक जबरदस्त कहानी है। हाँ, ये विरोधाभास ही कमाल का है। चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। स्रोतों में एक बहुत दिलचस्प बात लिखी है कि ये लोग सोना, चांदी, तांबा तो इस्तेमाल करते थे, पर उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। सुनने में ये छोटी सी बात लगती है, पर इसका मतलब तो बहुत गहरा हुआ। बहुत गहरा। ये हमें सीधे उस समय की टेक्नोलॉजी की सीमा बता देता है। ये सभ्यता लौह युग से पहले की है, मतलब लगभग 3300 से 1300 ईसा पूर्व। इसका मतलब है कि उनके औजार, उनके हथियार, उनकी खेती, सब कुछ कांसे और पत्थर पर निर्भर था। लोहे की क्रांति ने जो बदलाव दुनिया में लाया, वो भी भविष्य में था। और इस सभ्यता के बाद भारत में साम्राज्यों का दौर शुरू हुआ। मौर्य साम्राज्य का जिक्र है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर अशोक तक जैसे शासक हुए। अशोक के शिलालेखों की बात खास तौर पे की गई है। हाँ, और अशोक के शिलालेख सिर्फ शाही फरमान नहीं थे, वो एक तरह से उस दौर का मास कम्युनिकेशन टूल थे। सारनाथ के शिलालेख को ही लीजिए, उसमें अशोक अपने अधिकारियों को आदेश देते हैं कि बौद्ध संघ में फूट डालने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक विजेता नहीं, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। मतलब वो अपने साम्राज्य की सामाजिक और धार्मिक स्थिरता को लेकर बहुत चिंतित थे। बिल्कुल, वो बुद्ध के धम्म को साम्राज्य का केंद्रीय कानून बनाना चाहते थे। और इसी दौर में बौद्ध धर्म से जुड़ी कुछ और दिलचस्प बातें भी सामने आती हैं। जैसे महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पद्मपाणि भी कहा जाता था, यानी कमल धारण करने वाला। जी, और ये नाम भी एक प्रतीक है। कमल कीचड़ में खिलकर भी पवित्र रहता है, ठीक उसी तरह जैसे बोधिसत्व संसार में रहकर भी उसे ऊपर उठ जाते हैं। ये छोटी छोटी बातें हमें उस समय की सोच की गहराई दिखाती हैं, जैसे चैत्य और विहार में फर्क। हाँ, ये भी था। चैत्य पूजा की जगह और विहार रहने की। चैत्य मतलब पूजा करने की जगह, एक तरह का प्रार्थना हॉल। हाँ। और विहार मतलब भिक्षुओं के रहने की जगह, एक मठ। ये दिखाता है कि उनका धार्मिक जीवन कितना संगठित था। मतलब हर चीज का एक व्यवस्थित ढांचा था। और फिर दो महान ग्रंथों का जिक्र है, व्यास की महाभारत, जिसे शतसहस्री संहिता भी कहते हैं, क्योंकि उसमें 1,00,000 श्लोक हैं। हाँ, दुनिया के सबसे लंबे महाकाव्यों में से एक। और दूसरा है कल्हण का राजतरंगिणी। ये ग्रंथ इसलिए खास है क्योंकि ये 12वीं सदी में कश्मीर का एक व्यवस्थित इतिहास लिखने की कोशिश थी, जो उस समय के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। तो ये तो हुए प्राचीन भारत की नींव की बात, लेकिन इस नींव पर जो इमारतें बनी, खासकर सल्तनत और मुगल काल में, उनका प्रशासनिक ढांचा बिल्कुल अलग था। अकबर की मनसबदारी प्रणाली इसका एक बेहतरीन उदाहरण है ना? बेहतरीन उदाहरण। मनसबदारी प्रणाली सिर्फ एक रैंकिंग सिस्टम नहीं था, वो अकबर का एक मास्टर स्ट्रोक था। मनसब का मतलब है पद या रैंक। अकबर ने अपने सभी बड़े अधिकारियों और सेनापतियों को एक मनसब दे दिया, और इस मनसब के आधार पर उनकी जात यानी पर्सनल रैंक और सवार यानी उन्हें कितने घुड़सवार रखने हैं, ये तय होता था। लेकिन इसका असली फायदा क्या था? मतलब ये इतना क्रांतिकारी क्यों था? इसका फायदा ये था कि इसके जरिए अकबर ने पूरे साम्राज्य के शक्तिशाली अमीरों को सीधे मुगल सिंहासन से जोड़ दिया। उनकी वफादारी अब किसी जमीन के टुकड़े से नहीं, बल्कि सीधे बादशाह के दिए हुए मनसब से तय होती थी। इसने सामंतवाद की जड़ें कमजोर की और एक मजबूत केंद्रीकृत साम्राज्य की नींव रखी। वाह, मतलब सत्ता का पूरा कंट्रोल सेंटर एक जगह आ गया। और इसी दौर में संगीत और साहित्य में भी एक नया संगम देखने को मिलता है। अमीर खुसरो, स्तुति हिंद, भारत का तोता। जी, उन्हें कव्वाली का जनक भी माना जाता है। खुसरो एक सांस्कृतिक पुल की तरह थे। उन्होंने फारसी, अरबी, तुर्की और भारतीय संगीत परंपराओं को ऐसे मिलाया जैसे दूध में शक्कर घुल जाती है। कव्वाली उसी संगम का नतीजा है। लेकिन सिर्फ कव्वाली ही नहीं, उन्होंने तराना और त्रिवत जैसी नई शैलियां भी बनाई। और ये संगम सिर्फ संगीत में नहीं, वास्तुकला में भी दिखता है। नागरा शैली के मंदिरों का जिक्र है,
जिनकी अपनी एक अलग पहचान है, ऊंचा चबूतरा, गर्भगृह और उसके ऊपर एक विशाल शिखर। बिल्कुल, और इसका एक बड़ा ही दिलचस्प उदाहरण है भुवनेश्वर का राजा रानी मंदिर। स्रोतों में बताया गया है कि इसे स्थानीय लोग प्रेम मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि इसकी दीवारों पर महिलाओं और जोड़ों की बेहद खूबसूरत नक्काशी है। अच्छा, तो राजा रानी मंदिर को प्रेम मंदिर भी कहते हैं? लेकिन उसमें कोई देवता ही नहीं है। ये तो बड़ी अजीब बात है। मतलब आज हम उसे एक मंदिर के तौर पर जानते हैं, पर शायद उसका उद्देश्य समय के साथ बदल गया हो। यही तो इतिहास का मजा है। इससे पता चलता है कि वक्त के साथ इमारतें भी अपना मतलब और अपनी पहचान कैसे बदल लेती हैं। आज वो एक खूबसूरत स्मारक है, लेकिन सदियों पहले उसकी भूमिका क्या थी, ये एक पहेली है। और समय के साथ भारत की पूरी तस्वीर ही बदल गई, खासकर ब्रिटिश शासन के आने के बाद। स्रोतों में एक बहुत सख्त भाषा का इस्तेमाल किया गया है कि ब्रिटिशों ने भारतीय कुटीर उद्योगों को जब्त और विकलांग कर दिया। और ये सिर्फ उद्योगों तक सीमित नहीं था। उन्होंने भारत की रीढ़ की हड्डी यानी कृषि व्यवस्था को भी बदल दिया। उन्होंने 2 प्रमुख भू राजस्व प्रणालियां लागू की। एक थी लॉर्ड कॉर्नवालिस की जमींदारी प्रथा, जिसमें जमींदार सरकार और किसान के बीच एक बिचौलिया बन गया। सही कहा। जमींदार का काम था लगान वसूल कर सरकार को देना। उनका तर्क था कि इससे लगान वसूली आसान हो जाएगी, लेकिन असल में हुआ ये कि किसानों पर बोझ बढ़ गया। दूसरी व्यवस्था थी थॉमस मुनरो की रैयतवाड़ी प्रणाली। अच्छा, उसमें सरकार सीधे किसानों से लगान वसूलती थी। हाँ, रैयत यानी किसान। कागज पर यह बेहतर लगती है, लेकिन इसमें भी लगान की दरें इतनी ज्यादा थीं कि किसानों की हालत खराब हो गई। दोनों ही व्यवस्थाओं ने ग्रामीण भारत की आर्थिक कमर तोड़ दी। और इसी आर्थिक शोषण की पृष्ठभूमि में स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन खड़े हुए, जैसे स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन एक बड़ा मोड़ था। 1905 में बंगाल के विभाजन के खिलाफ शुरू हुआ ये आंदोलन सिर्फ विदेशी सामानों के बहिष्कार तक सीमित नहीं था। ये पहली बार था जब संघर्ष का तरीका याचिकाओं से हटकर सीधे जनता की भागीदारी पर आया। इसके बाद 1920 का असहयोग आंदोलन तो और भी बड़ा कदम था, जिसमें सरकारी नौकरियां, स्कूलों, अदालतों, हर चीज का बहिष्कार शामिल था। ये दिखाता है कि कैसे संघर्ष का पैमाना बदल रहा था। बिल्कुल। और इन आंदोलनों को चिंगारी देने वाली घटनाएं भी हुईं, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि जलियांवाला बाग में लोग रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। रॉलेट एक्ट एक ऐसा काला कानून था जो ब्रिटिश सरकार को सिर्फ शक के आधार पर किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे के जेल में डालने का अधिकार देता था। टैगोर का नाइटहुड लौटाना एक सांकेतिक विरोध था, जो दुनिया को बता रहा था कि जुल्म करने वाली सत्ता से सम्मान नहीं लिया जा सकता। साइमन कमीशन का भी जिक्र है, जिसका जबरदस्त बहिष्कार हुआ था। हाँ, और बहिष्कार की वजह बहुत दिलचस्प है। उस कमीशन को भारत का संवैधानिक भविष्य तय करना था, लेकिन 7 सदस्यों वाले उस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। मतलब हमारे ही भविष्य का फैसला और हमसे ही कोई सलाह नहीं। ये तो वाकई अपमानजनक था। बिल्कुल। इस अपमान ने भारत के सभी राजनीतिक दलों को एकजुट कर दिया। इसने भारतीय नेताओं को ये संदेश दिया कि अब अंग्रेजों से रियायतों की उम्मीद करना बेकार है। और आखिरकार इन सभी संघर्षों के बाद जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तो भारत की स्थिति एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की बनी। इतिहास से निकलकर अब जरा भारत के भूगोल और अर्थव्यवस्था पर आते हैं। एक बहुत ही मौलिक सवाल उठाया गया है, अगर हिमालय न होता तो क्या होता? अगर हिमालय न होता तो आज हम जिस भारत को जानते हैं वो होता ही नहीं। पहली बात, हिमालय साइबेरिया से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोकता है, जिससे उत्तर भारत कड़ाके की ठंड से बच जाता है। दूसरी और सबसे जरूरी बात, ये मानसून की हवाओं के लिए एक दीवार का काम करता है। ये हवाएं हिमालय से टकराकर पूरे उपमहाद्वीप में बारिश करती हैं। मतलब बिना हिमालय के भारत एक ठंडा, सूखा रेगिस्तान होता। हाँ, एक बड़ा हिस्सा। और सिर्फ मौसमी नहीं, हिमालय से निकलने वाली नदियां भी तो हैं। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। ये नदियां अपने साथ जो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी लाती हैं, उसी ने उत्तर भारत के मैदानों को दुनिया के सबसे उपजाऊ इलाकों में से एक बनाया है। तो हिमालय भारत के लिए सिर्फ एक पहाड़ नहीं, जीवन रेखा है। और जमीन के ऊपर ही नहीं, जमीन के नीचे भी भारत में खजाना छिपा है। जैसे कि भारत का 90% से ज्यादा कोयला गोंडवाना चट्टानों में मिलता है। ये हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए कितना जरूरी है? बहुत जरूरी। और स्रोत कुछ खास जगहों का भी जिक्र करते हैं, जैसे झारखंड का जादूगुड़ा यूरेनियम के लिए और मध्य प्रदेश का मलंज खंड तांबे के लिए।
ये बताता है कि किसी देश का औद्योगिक विकास उसके भूगोल से कितना जुड़ा होता है। चलिए अब अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की भूमिका का जिक्र है। आरबीआई बाकी बैंकों से अलग कैसे है? देखिए, स्टेट बैंक या एचडीएफसी जैसे बैंक मुनाफे के लिए काम करते हैं। वो ग्राहकों से पैसा लेते हैं और दूसरों को कर्ज देते हैं। लेकिन आरबीआई का मकसद मुनाफा कमाना नहीं है। वो सरकार का बैंकर है और बैंकों का बैंक है। उसका सबसे बड़ा काम है देश में मूल्य स्थिरता बनाए रखना, यानी महंगाई को काबू में रखना। ये काम कोई और बैंक नहीं करता। और इसी से जुड़ी एक और दिलचस्प अवधारणा है, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण या प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ये क्या चीज है? ये आरबीआई की एक बहुत शक्तिशाली नीति है। इसका मतलब है कि आरबीआई सभी बैंकों को ये निर्देश देता है कि वे अपने कुल कर्ज का एक तय हिस्सा कुछ खास क्षेत्रों को जरूर दें। इन क्षेत्रों में कृषि, छोटे उद्योग, शिक्षा और समाज के कमजोर वर्ग शामिल हैं। तो ये एक तरह से ये पक्का करने का तरीका है कि पैसा सिर्फ बड़े उद्योगों तक ही न पहुंचे। बिल्कुल, ये सुनिश्चित करता है कि अर्थव्यवस्था के वो हिस्से जो देश के विकास के लिए जरूरी हैं, लेकिन जिन्हें शायद आसानी से लोन नहीं मिलता, उन्हें नजरअंदाज ना किया जाए। ये आर्थिक विकास को ज्यादा समावेशी बनाने का एक तरीका है। तो आज हमने हजारों साल का सफर तय कर लिया। सिंधु घाटी के उन लोगों से शुरू किया जो लोहे का इस्तेमाल नहीं जानते थे, फिर अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था को समझा, स्वतंत्रता संग्राम के मोड़ों को देखा और आखिर में आरबीआई की नीतियों तक पहुंचे। और ये दिखाता है कि कैसे इतिहास, भूगोल और अर्थव्यवस्था की कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं। गोंडवाना चट्टानों का कोयला भारत के उद्योगों को चलाता है और उन उद्योगों को चलाने के लिए आरबीआई नीतियां बनाता है। हर छोटा तथ्य उस बड़ी पहेली का एक जरूरी हिस्सा है। आज की बातचीत खत्म करने से पहले एक आखिरी विचार। स्रोतों में मुरैना के पास 64 योगिनी मंदिर का जिक्र है। ये एक गोलाकार मंदिर है और एक लोकप्रिय धारणा है कि भारत के पुराने संसद भवन का डिजाइन इसी मंदिर से प्रेरित था। ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि हम कितनी बार प्राचीन डिजाइन, विचार और संरचनाओं को अपने आधुनिक जीवन में दोहराते हैं, कभी जानबूझकर, कभी अनजाने में। ये सिर्फ इमारतों की बात नहीं है। हमारे रीति रिवाजों में, हमारी भाषा में, हमारी सोच में अतीत की और कौन सी ऐसी गूंजें मौजूद हो सकती हैं जिन्हें हम हर रोज देखते सुनते तो हैं पर पहचान नहीं पाते।